जो कुछ भी अगर आप मुख्यमंत्रियों के चयन की बात कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो कर्नाटक में विपक्ष का नेता तय करने में कितना दिन लगाया था। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उसी से गणना कर लीजिए कौन सी तैयारी है इनकी। उत्तराखंड में जब इन्होंने एक एक कार्यकाल में तीन तीन मुख्यमंत्री बदला, उसको भी आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने शासन चलाया वहां और आज चला रहे हैं। और मुख्यमंत्रियों के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश जहां जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है, जब 2017 का चुनाव हुआ था तो कितना समय लगा था मुख्यमंत्री के चयन में। और आज भी वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, किस तरह के सत्ता संघर्ष चल रहा है वहां सबके सामने है। दूसरे के ऊपर आलोचना करना तो बहुत आसान है। जब कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार केंद्रीय हाईकमान को दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी बहुत आलोचना करती थी कि कौन सा लोकतंत्र है। जी। आज अपनी बैठकों में इनके यहां ही हो रहा है कि जो विधायक दल का कौन नेता होगा, इसका चयन केंद्रीय हाईकमान करेगा। अब लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। जितने भी मैंने सत्ता की जो सत्ता को बचाए रखने के जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं, सब पनप गए। और आज पार्टी विद डिफरेंस कहने वालों का, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वालों की स्थिति यह है। तो जब आप विपक्ष का नेता चयन करने में आपके पास कोई तैयारी नहीं होती, तो मुख्यमंत्री चयन करने में तो बड़ी समस्या है। और वो और लोग ताकत दिखाने लगे ना। विजय राजे सिंधिया जी के घर पे विधायकों की बैठक हुई। विजय राजे सिंधिया के कितने वहां से उस बैठक से निकलने के बाद जो विधायकों ने वक्तव्य दिए वो भी आप सुन लीजिए। वसुंधरा वसुंधरा राजे सिंधिया। सॉरी, वसुंधरा राजे की घर आवास बैठक के बाद, और लगातार वो सक्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा। उनके सीधे सीधे भले ना कर रहे हो, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है। वो तो वो इस निर्णय की स्थिति में ये लोग नारा देते थे पॉलिसी पैरालिसिस, खुद की तरह शिकार है, सबके सामने है वो। ये खुले तौर पर बगावत है सुनील शुक्ला जी, बगावत है वही जिसको मैं बोला आपसे नहीं कह जा रहा हूं रहा। ना, वही मैं कह रहा हूं आपसे, साफ साफ कह रहे हैं लोग। दूसरी चीज, नेहरू जी का जहां तक सवाल है, अगर आप नेहरू जी के खिलाफ आज थोड़े हमला हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। और अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति को स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो आप सबसे बड़ी चुनौती नेहरू जी हैं। नेहरू जी के रहते हुए आप जिन नेताओं की आप तारीफदारी करते हैं, उनका आप स्थापित नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सावरकर जी को कैसे स्थापित कर लेंगे आप नेहरू के सामने। आप याद कीजिए, अभी हाल ही में एक साहित्यिक संगोष्ठी हुई थी जयपुर में। उसमें दो इतिहास के विद्वानों के बीच बहस हुई। क्या जो आरएसएस समर्थक विद्वान थे, उन्होंने क्या नहीं कहा नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। और वहां अन्य जो उनसे असहमत इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि नेहरू ने अपने पूरे जीवन में कभी माफी में नहीं मांगी। अगर यह बात कही जाती रहेगी, तो आप नेहरू को खारिज कैसे कर सकते हैं। आप सवाल है कि अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की गई, तो आप राजा हरि सिंह की आलोचना कीजिए। राजा हरि सिंह क्यों नहीं भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए तैयार हुए, उनकी आलोचना कीजिए आप खुले। जिन लोगों ने उनको भारतीय गणतंत्र में शामिल कराया, अब उनकी आलोचना करने के बजाय विरोध तो उनका होना चाहिए ना। जी। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति अलग हो जाएगी। इन तीनों विधानसभा के चुनाव में, तीन राज्यों के विधानसभा के चुनाव में चुनाव हार जाने के आधार पर राजनीतिक दलों का निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। आप चुनाव हार जाने के आधार पर किसी राजनीतिक दल को आप खारिज नहीं कर सकते। इस आधार पर आप खारिज कर सकते हैं कि उसके पास जन समर्थन नहीं है, जनता उनके नीतियों कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस आधार पे आप राजनीतिक दलों को खारिज कर सकते हैं। सत्ता में है, नहीं आ पाए आप, इस बिना पर आप किसी राजनीतिक दल को संदर्भ ही नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता इन तीनों चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतना बिल्कुल रूप से उपलब्धि है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हासिल क्या हुआ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इन तीनों राज्यों में लोकसभा के चुनाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर है। इन राज्यों में केवल 3 सीटों पर कांग्रेस है। और जी। आज जो उसका मत प्रतिशत है, उसको कहां लेके चला जाता है।
इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक अपना गढ़ जीता है। तेलंगाना की जीत ने लोकसभा में उसकी उपस्थिति कहां बढ़ा दी, और एक एक उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेलंगाना अखंड आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी तेलंगाना के राज्यों में भारतीय जनता कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला। जी बिल्कुल। जब आंध्र प्रदेश को होता था, तेलंगाना बटा नहीं था इन 119 विधानसभाओं में, उस इलाके में भी कभी नहीं मिलता था कांग्रेस को बहुमत। आज कांग्रेस ने उस इलाके में इतिहास बना दिया, और जो उसका जन समर्थन हासिल हुआ, अगर आप 2024 के लोकसभा के चुनाव के निगाह से देखेंगे तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो 4 सीट जीत करके आई थी तेलंगाना से, वो कहां आगे ठहरती है। सवाल यह है ना कि आप राजनीतिक लिहाज से किसकी राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ी, इस आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए कि इन 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत कितनी बढ़ी और कांग्रेस की राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ी। चारों राज्यों की विधानसभाओं को अगर आप जोड़ेंगे मिले हुए वोट, तो लगभग 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले, कम तो नहीं हुई। वो जन समर्थन अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हमारा ठीक, हमारे पास राजनीतिक ताकत, सत्ता नहीं आ पाई, सत्ता से हम बाहर हो गए। अगर मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस की सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपदस्थ किया, तो आज से 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने अपदस्थ किया था। और अगर कर्नाटक को कांग्रेस ने जीता, तो 2024 के लिहाज से उसकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। और कर्नाटक में आप हारे हैं तो अपना नुकसान अंदाजा कर लीजिए क्या है। कांग्रेस की राजनीतिक ताकत, कांग्रेस का राजनीतिक समर्थन इन 1 साल के भीतर, 60 महीने के भीतर जो चुनाव हुए इस देश में, कहीं घटी तो नहीं, कांग्रेस की राजनीति खारिज तो नहीं हुई। कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसको लोगों ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया। इस आधार पर कैसे मूल्यांकन हो जाएगा कि आप सत्ता में आए नहीं है तो आप खारिज कर दिए जाएंगे। फिर दिल्ली में तो आप 3 साल से नहीं आ रहे हैं, 3 चुनाव से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको मिलने वाला जो जन समर्थन है, आपका संगठन है, उससे भारतीय जनता पार्टी को खारिज कोई नहीं कर सकता ना। कि विधानसभा में नहीं है तो, लेकिन आपकी उपलब्धि मानी जाती है कि आप लोकसभा का चुनाव जीत के आते हैं। इस बिना पर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो जन समर्थन है, कांग्रेस की राजनीति जो है, उसकी जन स्वीकृति बढ़ी है। और इंडिया दल समूह के सामने यह चुनौती है, यह सीख है 3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव, इंडिया दल समूह के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो आपकी आवाज एक होनी चाहिए, समवेत स्वर में आपको बात करनी पड़ेगी, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा कि आप मिलजुल करके सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ में खड़े हैं। अलग अलग स्वर में बोलेंगे तो आपको वह राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ के लिए आप इंडिया दल समूह का आपने गठन किया। जी। कांग्रेस के लिए भी एक सबक है कि वह एक एक वोट का हिसाब करे। 7 वोट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र खोई है। 122 वोट से इनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। अगर आपका अपने प्रतिद्वंदी की ताकत के हिसाब से आपको अपनी रणनीति तय करनी है। और मुझे कतई नहीं लगता कि कांग्रेस ने या इंडिया दल समूह में शामिल राजनीतिक दलों की जो राजनीति है उसकी अस्वीकृति कहीं बढ़ी हो, उसका दायरा बढ़ा, उसको स्वीकार करने वालों की ताकत बढ़ी। सुनील जी, एक रेफरेंस दे दूं, जो आप 122 कह रहे हैं वो 94 है। टीएस सिंहदेव 94 वोटों से हार गए। 16 वोट से बस्तर में इनका कांग्रेस का एक प्रत्याशी हार गया, मात्र 16 वोट से। तो ऐसे लगभग 12-14 तो ऐसे हैं जो लगभग 200 या 250 के अंतर से हार करके बाहर हो गए। मध्य प्रदेश में कोई 7 वोट से हारे हैं, उसका रिकाउंटिंग नहीं कराया सम्मानित जिला निर्वाचन अधिकारी ने। सवाल है ना कि आप, दूसरी चीज है कि यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे चुनाव नहीं है ना। आप अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक राजनीतिक दल से आप लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल से आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ पूरी की पूरी सत्ता शासन है और एक तरफ एक राजनीतिक दल है, और वह राजनीतिक दल इसके बीच में भी अगर अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है, उसको लोग एकदम इनकार नहीं कर दे रहे हैं, तो यह उसकी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को, इस उपलब्धि का दायरा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इंडिया दल समूह में शामिल सभी दल एक साथ एक स्वर में बात करें जी। इसकी आवश्यकता बढ़ती हुई आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बेचैनी वाले दिन है। ये कोई लोकसभा का, अगर आप इस को लोकसभा का सेमीफाइनल मानते हैं तो सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस खारिज नहीं हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना जन समर्थन बढ़ाया है।
आप ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन मिलने वाला मत बढ़ गया भारतीय बीजेपी में, कांग्रेस ने खो थोड़े दिया। हमारी जो ताकत थी मेरे पास है और जो मेरी अपनी ताकत है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। इसलिए बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, चाहे छत्तीसगढ़ हो। और आप याद कीजिए ना, पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी छत्तीसगढ़ में, क्या कहां सिमट गई थी वो? 19 सीटों पर। कांग्रेस कहां सिमट गई? खारिज हो गई वो। आप 2013 में जब चुनाव 2003 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तो उसकी क्या दुर्गति हुई थी मध्य प्रदेश में? आज मध्य प्रदेश में कितनी ताकत के साथ मौजूद है वो। ये प्रबंधन के लेवल पे अगर कोई जय पराजय हुई है, इसका मतलब नहीं है कि राजनीतिक रूप से आप अस्वीकार कर दिए गए। राजनीतिक सबसे बड़ी बेचैनी का बीजेपी की केवल यह है कि कांग्रेस की जो जन स्वीकृति है वो खारिज क्यों नहीं हो रही है, उसके प्रति लोगों का लगाव क्यों नहीं खत्म हो रहा है। और यह नेहरू की आलोचना, इंदिरा गांधी की आलोचना, राहुल गांधी को दिल्ली विदेश भेज देना, ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है कि आप इनके प्रति आपका विश्वास खत्म हो, जो खत्म होता दिख नहीं रहा है और न होगा, क्योंकि नेहरू इस देश का राष्ट्र नायक है। अगर आज हम और आप इतनी बहस कर रहे हैं, या इस देश में एक नई संसद है, संसद में हम लोग बहस कर रहे हैं, इसमें हमारे राष्ट्र नायकों का बहुत बड़ा योगदान है। और लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं के प्रति, जीवन शैली के प्रति उन्होंने हमको जीना सिखाया है। जी बिल्कुल। कैसे खारिज हो जाएगी? यह सबसे बड़ी बेचैनी है। इसलिए उनकी आलोचना इनके स्तर पर ये हमेशा होती रहेगी। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद अगर नेहरू जी की स्वीकृति, ये तो हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को, सत्तारूढ़ दलों को। जिन लोगों ने नेहरू को कभी नहीं पढ़ा होगा उन लोग पढ़ने लगे हैं उनकी किताबें। भारत एक खोज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है राजीव जी, सर्वे करा लीजिए आप। लोगों के घरों में वो किताब पाई जाने लगी है कि जो नहीं पढ़ी, जो नहीं पढ़ना चाहती थी, वो इन लोगों ने, उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर किया। भाई पढ़ो, कौन आदमी है ये तो इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। नेहरू को इस देश से कोई खारिज नहीं कर सकता। और यही समस्या केवल यही है बीजेपी के सामने कि उनकी जो राजनीतिक धारा है उस धारा को उसकी स्वीकृति बढ़ नहीं रही, जहां है वहीं टिके हुए हैं। उनके खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और यह इसी राजनीति का हिस्सा है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिनों में जो ये कांग्रेस